अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज तक का सबसे ज्यादा तेज तर्रार, सबसे ज्यादा अगर हम हिंदी भाषा में सही प्रयोग करें तो चंड देश आपके हिसाब से कौन सा रहा है, तो आई थिंक लॉजिकली ज्यादातर लोगों का आंसर यही रहेगा कि भाई ब्रिटिश या ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि आधी ज्यादा दुनिया पे उन्होंने ही कब्जा करके रखा था। लेकिन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर टुडे, इट्स एक्चुअली फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा कंट्री जिसको लोग आज के टाइम पे ज्यादातर फुटबॉल के वजह से जानते हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा पीसफुल कंट्री लगता है, जहां फालतू के दंगे फसाद प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते, काफी दूर से देखने में एक पीसफुल कंट्री, इज एक्चुअली द मोस्ट कनिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर एक टाइम पे जो पूरे दुनिया में फैला हुआ था, जिसको बोला जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, विच वाज राइट, क्योंकि वो पूरे दुनिया में फैला हुआ था। तो अगर एक किसी जगह पे रात होती थी तो कहीं ना कहीं ऐसा एरिया जरूर होता था जो ब्रिटिश कॉलोनी होता था या ब्रिटिश एम्पायर के अंडर होता था, जहां दिन होता था। इसलिए बोलते थे सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। बट यही सच था फ्रेंच एम्पायर के बारे में भी। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यहां पर आपको ब्लू कलर में सारी की सारी ब्रिटिश कॉलोनीज दिखेंगी, बट रेड कलर की वर फ्रेंच कॉलोनीज। ब्रिटेन के बाद सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा देश जिन्होंने पूरी दुनिया में कॉलोनीज अपनी फैला रखी थी, बेसिकली दूसरे देशों पर कब्जा करके रखा था, वॉज फ्रांस या फ्रेंच एम्पायर। अब मैं क्यों बोल रही हूं मोस्ट कनिंग एम्पायर या सबसे ज्यादा तेज तर्रार, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब सारे देशों ने एक साथ आवाज उठाई। मोस्टली एक पीरियड ऑफ टाइम था जब सारे देशों ने आवाज उठाई और ब्रिटिश एम्पायर से छुटकारा पाया, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन कई सारे ऐसे देश थे जो फ्रेंच एम्पायर के अंडर आते थे और उनको आज तक आजादी नहीं मिली है। जी हां, आज तक कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जो फ्रेंच एम्पायर, या अब तो एम्पायर नहीं बचा, बट फ्रांस की गवर्नमेंट के अंडर आज भी आता है। और ये बहुत ही चालाक तरीके से फ्रांस ने किया था। आइए चलिए देखते हैं आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो बात है काफी सालों पहले की, जब यही कॉलोनाइजेशन पूरे दुनिया में चल रहा था। सारी कंट्रीज या जो भी मेजर सुपर पावर्स थी, मेजर एम्पायर्स थे, वो अपनी कॉलोनीज फैलाने में लगे हुए थे। ब्रिटेन ने भी किया, फ्रेंच ने भी किया, पोर्चुगीज ने भी किया, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज यही करने में लगी हुई थी, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे बात हम जो करने जा रहे हैं इज अबाउट द फ्रेंच एम्पायर। और मैं क्यों इसके बारे में बात कर रही हूं? क्योंकि ब्रिटेन से जब संभला नहीं सब कुछ, है ना, कॉलोनीज जब उनके अगेंस्ट खड़ी हुई, जब फ्रीडम के लिए लड़ाई की, तो ब्रिटेन को छोड़ के भागना पड़ा। मतलब कंप्लीट विथड्रॉल ब्रिटेन ने किया। लेकिन फ्रांस इतना ज्यादा चालाक था कि फ्रांस ने बोला कि अरे आपको आजादी क्यों चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए, आप फ्रांस की इकोनॉमी का फायदा उठाइए, आप हमारी इकोनॉमी, हमारी फंडिंग, हमारे पैसे, इन सब का फायदा उठाइए, आपका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हम देखेंगे, बाकी सारा आपकी जिम्मेदारी। इस तरीके से कंट्रीज को उस टाइम पे फ्रांस ने बहला फुसला के अपनी ओवरसीज टेरिटरी बना लिया। आज की डेट में लास्ट जो सर्वे हुआ था 2022 में, देयर वर सम 12 to 13 स्टिल ओवरसीज टेरिटरी एग्जिस्टिंग, जो कि फ्रांस की गवर्नमेंट के अंडर आती थी। इन्हीं एक टेरिटरी में से है जो आपको साइड में या छोटी सी कंट्री ऑस्ट्रेलिया के बगल में दिखेगी, एक आइलैंड नेशन है जो कि पैसिफिक में आता है, पैसिफिक ओशन में है। आइलैंड नेशन नहीं बोलेंगे, इट्स द रॉन्ग वर्ड, आइलैंड टेरिटरी बोलेंगे, क्योंकि वो आज भी आजाद देश नहीं है, वो फ्रांस के गवर्नेंस के अंडर आता है, हेंस आइलैंड टेरिटरी। इसका नाम है न्यू मैकेडेमिया, ठीक है, या इसको जनरली इट्स नोन एज बेसिकली न्यू कैलेडोनिया। तो ये न्यू कैलेडोनिया यहां पे क्यों रेलेवेंट है, क्यों अभी न्यूज में चल रहा है? क्योंकि यहां पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट डू और डाई वाली प्रोटेस्ट। पीछे चलते हैं, आज से 3,500 साल पहले, हिस्ट्री की मानी जाए तो आज से 3,500 साल पहले इस छोटे से आइलैंड नेशन में लोग आकर बसे थे। सबसे पहली सिविलाइजेशन जो उनकी एक ट्राइबल पॉपुलेशन या नेटिव पॉपुलेशन मानी जाती है, उनको बोला जाता है कनाक पीपल। ये लोग वहां न्यू कैलेडोनिया में आके सबसे पहले बसे थे। वहां से इनकी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। काफी ज्यादा अच्छी सिविलाइजेशन थी, नेचर के बहुत क्लोज थे, अपना रहते थे, अपना खाते थे, पूरी दूसरी दुनिया को, आसपास की कंट्रीज को कोई भी तंग नहीं करते थे। ये बात है 3,500 साल पहले की। फिर 1774 में एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिनका नाम है जेम्स कुक, आपने बहुत सारी बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम सुना होगा, क्योंकि ही वॉज अ वर्ल्ड फेमस एक्सप्लोरर। ये बस अपनी शिप लेके सेल करने के लिए निकल जाते थे, नई नई टेरिटरीज ढूंढते थे और फिर यूरोप में वापस जाके बताया करते थे कि भैया यहां पर एक नई टेरिटरी है, तो यूरोपियंस फिर भर भर के वहां पर आते थे। इसी तरीके से वो एक बार अपने सैर
पर वॉयाज पर निकले तो उनको मिला न्यू कैलेडोनिया। उन्होंने जाकर बताया वापस यूरोप में, तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश एम्पायर, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ये सब आने लगे। इतना तक बात आ गई कि कंट्रीज के बीच में कंपटीशन होने लगा कि न्यू कैलेडोनिया को अपनी टेरिटरी कौन डिक्लेयर करेगा। नाउ इमेजिन, आप पीसफुली एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके आइलैंड पर, आप किसी से बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते, कोई बातचीत नहीं करते, आपकी टेरिटरी पर, आपके आइलैंड पर सडनली गोरे लोग जो आपकी तरह दिखते भी नहीं है वो आते हैं और आपको आके बोलते हैं अब ये पूरा आपका जो देश है ना, ये जहां पे आप रहते हो, ये घर अब हमारा है। This is exactly what the Europeans did, not just in New Caledonia but in every country जहां पर भी उन्होंने कॉलोनीज बसाई थी। ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, this has been the biggest problem जो यूरोपियंस की रही है, जो उनको ये लगता है कि भाई हम हैं, हम दुनिया को सिखाएंगे, हमारा तरीका, हमारे तौर, हमारा कल्चर सबसे सुपीरियर है, बाकी सबका हमारे नीचे है, इट इज ऑल बीनीथ अस, तो हम सिखाएंगे। यही चीज हुई न्यू कैलेडोनिया में। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं, दिस इज द मैप ऑफ न्यू कैलेडोनिया। बहुत छोटा सा आइलैंड नेशन है इन द पैसिफिक ओशन। अब दिक्कत क्या हुई, 1774 में जब ये पूरी की पूरी कॉलोनी यूरोपियंस आ गए, तो वहां पर क्योंकि वो एक छोटी सी कम्युनिटी थी, हालांकि छोटी सी नहीं, अगर हिस्ट्री की माना जाए तो कुछ 60-70 हजार कनाक पीपल वहां पे रह रहे थे, लेकिन सडनली जैसे ही यूरोपियंस ने आना शुरू किया, वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी। पता है क्यों? क्योंकि यूरोपियंस आए बाहर से नई नई बीमारियां लेकर, जिसमें से एक सबसे बड़ी बीमारी थी स्मॉल पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी, क्योंकि वहां के जो लोग थे कनाक पीपल, उनके इम्यूनिटी नहीं थी इस बीमारी की। जनरली आपको किस बीमारी की इम्यूनिटी होती है? जो आपकी बॉडी ट्रिगर, बेसिकली आपकी बॉडी को पता होता है कि इस तरीके की बीमारी हो सकती है ना। हमको वायरल फीवर की इम्यूनिटी धीरे धीरे करके आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक आध बार सामना हो चुका होता है उस तरीके के फीवर से, तो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। वहां के लोगों का, क्योंकि वो अलग से एक द्वीप पर, आइलैंड पर रहते थे, बाकी दुनिया से कोई ज्यादा बातचीत ताल्लुकात नहीं थे उनके, ना ट्रेडिंग व्रेडिंग, कुछ भी नहीं, अपना इंडिपेंडेंट रहते थे वो, तो उनके में इम्यूनिटीज नहीं थी काफी सारी बीमारियों की, और ये सारी बीमारियां यूरोपियंस बाहर से लेकर आए, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन होकर ऑलमोस्ट 20 से 30 हजार बची। उस पॉपुलेशन को भी स्लेव बना बना के यूरोपियन अपनी कंट्री लेकर जाते थे। लिटरली ह्यूमन ट्रेड होता था, स्लेव्स को बेचा जाता था। मतलब आपके घर में घुस के आपको ही बंदी बनाकर फिर आपको नौकर बना के लेके जाया जा रहा है शिप पे बिठाकर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यूरोपियंस डिड। तो यहां पे आपको जैसे कि दिख रहा है, ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, दिस वाज जेम्स कुक जो 1774 में गए थे, ठीक है। दीज आर द कनाक पीपल। तो ये लोग, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत फेमस वहां की, धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लगी। फिर 1946 में जब सडनली ये हवा चली, 1947 में इंडिया को भी आजादी मिली थी, तो एक बार ये हवा चली आजादी की, तो फ्रांस डर गया। फ्रांस को लगा अरे अब हम इनको कॉलोनी बोलेंगे तो पूरी दुनिया आवाज उठाएगी अब तो उन्होंने क्या बोला, धीरे से स्लाइली बोला कि नहीं, आप हमारी टेरिटरी बन जाओ, आपका डिफेंस हम संभालते हैं, आपके फॉरेन अफेयर्स हम संभालते हैं, बाकी सब आपका। इस तरीके से चालाकी से फ्रांस ने कुछ 12 टेरिटरीज अपने अंडर दबा के रख ली, जो आज तक उनके अंडर आती हैं। दे आर स्टिल फ्रेंच टेरिटरीज। अब वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप टेरिटरी बना लेते हो ना, तो इट्स लाइक सौतेला बच्चा, उसको ओरिजिनल वाले जैसे या आपके खुद के बच्चे जैसा ट्रीट नहीं करते, और फ्रांस ने यही किया। फायदा होना तो बहुत दूर की बात है, या इकोनॉमिक फायदा जो फ्रांस ने प्रॉमिस किया था सारे टेरिटरीज को, वो बहुत दूर की बात है। फ्रांस ने सारे अपने टेरिटरीज पे जाके, जो इनकी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, जो यहां पे आपको मैप में दिख रही हैं, इन सारी टेरिटरीज में, ये जहां जहां आपको मैप में फ्रांस का फ्लैग दिख रहा है ना, ये सारी फ्रेंच टेरिटरीज है, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी। यहां पर जाके न्यूक्लियर टेस्टिंग की। अब न्यूक्लियर टेस्टिंग इतनी खतरनाक होती है कि उससे रेडिएशंस आते हैं। ये रेडिएशंस ऑफ कोर्स फ्रांस अपनी कंट्री में तो करता नहीं, क्योंकि भाई उनके तो खुद के सिटीजन्स है ना, ये उन्होंने अपनी फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी में की, और न्यू कैलेडोनिया के पास भी किया। आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्टिंग किसने की है, तो आप प्रोबेबली बोलेंगे शायद रशिया होगा, या रशिया नहीं तो चाइना होगा, बट एक्चुअली में इट्स फ्रांस। फ्रांस ने आज तक की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर टेस्टिंग की है, और इस तरीके की आइलैंड टेरिटरीज या छोटी छोटी टेरिटरीज के आसपास
तो न्यू कैलेडोनिया के पास वहां के लोगों से बिना पूछे, बिना परमिशन लिए इस तरीके की न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई कईयों बार, जिससे रेडिएशन निकला और वहां के लोग मर तक गए। नॉट जस्ट दैट, जो आसपास के ओशन वाले एरिया में टेस्टिंग हुई उसके वजह से मछलियां भी मर गई बहुत बड़े रेट में, एंड पूरा आसपास का इकोसिस्टम तक डिस्ट्रॉय हो गया। यहां पर भी क्योंकि इतने सालों से दबे कुचले रहने की उनको आदत है, तो उन्होंने यहां भी आवाज नहीं उठाई, प्रोटेस्ट नहीं किया। फाइनली कुछ ही दिनों पहले फ्रांस ने एक लॉ निकाला या निकालने की कोशिश की, जिसमें फ्रांस ने बोला कि कोई भी इंसान अगर फ्रेंच या फ्रांस का है और वो जाके न्यू कैलेडोनिया में रहता है 10 सालों के लिए, 10 सालों तक लगातार न्यू कैलेडोनिया में रहता है, तो 10 साल के बाद उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाती हैं। मतलब वहां की इलेक्शंस में, वहां की सरकार चुनने में उतना ही उस इंसान का अधिकार होगा जो 10 सालों से रह रहा है, जितना कि वहां के खुद के नेटिव लोगों का है। यहां पर फाइनली लोगों ने आवाज उठाई, एंड अब धीरे धीरे देखा जा रहा है नॉट जस्ट न्यू कैलेडोनिया, हाल ही में एक न्यूज कॉर्सिका की भी आई थी, विच इज ऑल्सो फ्रेंच टेरिटरी, वहां पर भी लोगों ने आवाज उठाना शुरू की है। बेसिकली ऑल दीज टेरिटरीज आर रियलाइजिंग कि फ्रांस ने जो प्रॉमिस किया था कि हमारा इकोनॉमिकली फायदा होगा, या फ्रांस की टेरिटरी अगर हम बन के रहते हैं तो हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, बस ट्रेड एंड ये सब की चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। ये लिटरली हमारे ऊपर अभी भी कब्जा जमा कर बैठे हैं, क्योंकि ऐसे कैसे फ्रांस बैठ के इनके इंटरनल मैटर्स के ऊपर लॉ बना रहा है। ये तो एक तरीके से कॉलोनी वाली बात ही हो गई ना। तो फाइनली प्रोटेस्ट्स हैव स्टार्टेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हो रही है, और माना जा रहा है कि 2030 तक प्रॉबेबली एक भी फ्रेंच टेरिटरी फ्रांस के कंट्रोल में या फ्रांस के अंडर नहीं बचेगी। यहां पर घबराकर फ्रांस ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया न्यू कैलेडोनिया में, और उसी के साथ साथ टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया साइट्स को भी बैन कर दिया है। लेकिन एक बार जब आजादी की लहर चलती है तो उसको बुझा पाना या उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो द प्रेडिक्शन इज प्रोबेबली बाय 2030 फ्रांस के अंडर जितनी भी ये ओवरसीज टेरिटरी हैं, ये एक भी नहीं बचेंगी, एंड दैट इज आई थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे डिजर्व।